शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर 12th क्लास चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग जो कि 4th चैप्टर है उसका पार्ट 2। पीछे हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से साहेब है उसको एक शौक होता है, वो बोलता है कि मुझे भी टेनिस वाला गेम है वो बहुत पसंद है, मैं ये एक तरीके से वो ये बोलता है मैं ये खेलना चाहता हूँ। और इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से बांग्लादेश से लोग हैं वो आके रहने लग जाते हैं, उनके जो हरे भरे जो खेत उनके जो घर है वो तूफान के द्वारा बहाकर ले जाया जाता है और किस प्रकार से वो रैग पिकिंग का काम है वो शुरू कर देते हैं। उनको इस काम में बच्चों को एक तरीके से इंटरेस्ट आने लगता है इस टाइप के काम में, तो उनके लिए ये जो मीनिंग होता है रैग पिकिंग का वो अलग होता है, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए ये इसका मीनिंग अलग होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं वो पीछे पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो, साहेब 2 is wearing tennis shoes that look strange or his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. कि साहेब 2 is wearing tennis shoes, कि साहेब ने भी जो टेनिस शूज हैं, जो टेनिस के जो जूते हैं वो वेयरिंग यानी पहन रखे थे। अब वो बताया जा रहा है कि उसको वो बोलता है कि उसने जो टेनिस है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको वो टेनिस का गेम देखता है, उन लोगों को सफेद कपड़े पहने हुए उनको बाढ़ के जो गेट होता है उसमें से वो झांकते हुए वो देखता है। तो इस प्रकार से अब वो बता रही है जो अनीस जंग है कि साहेब 2 इज वेयरिंग टेनिस शूज, कि साहेब ने भी टेनिस शूज पहन रखे थे। उस टाइम जब उसने बताया था ना, तब उस टाइम में साहेब ने भी जो टेनिस शूज है वो पहने हुए हैं। That looks strange or his discolored shirt. That looks strange, जो कि स्ट्रेंज दिख रहे थे, अजीब दिख रहे थे। कैसे अजीब लग रहे थे। Which discolored shirt, उसकी जो डिसकलर जो शर्ट थी, डिसकलर मतलब जिसका रंग उड़ चुका हो, ऐसी शर्ट। एंड शॉर्ट्स यानी जो उसने नीचे जो पहना हुआ था वस्त्र जो कि घुटनों तक का होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट्स। तो इसने बताया है कि साहेब है उसने भी टेनिस के शूज पहने हुए हैं, जो उसकी डिसकलर जो उसकी शर्ट और जो शॉर्ट है मतलब रंग उड़ चुकी उसकी जो शर्ट और उसका जो शॉर्ट है, जो उसका जो हाफ पैंट जिसको हम बोल सकते हैं, उसके नीचे ये अजीब लग रही थी। ये जो उसने जो टेनिस शूज पहने हुए थे वो अजीब दिखाई देते हैं, एकदम से अटपटे से लगते हैं। कैसे? क्योंकि एक तो देखो टेनिस शूज है वो एकदम जो व्हाइट कलर की उनकी जो ड्रेस होती है टेनिस खेलने वालों की, तो जो वेल मैनर जो लोग होते हैं उनके पैरों में ही ये टेनिस शूज है वो थोड़े फकते हैं। लेकिन अब साहेब है जिसकी जो शर्ट पहनी है वो भी डिसकलर है और उसने जो शॉर्ट्स पहन रखा है, शॉर्ट के साथ में टेनिस शूज वैसे भी स्ट्रेंज लगते हैं। तो ये चीज अनीस जंग है वो यहाँ बता रही है कि साहेब 2 इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज और हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, कि साहेब भी टेनिस शूज है वो पहने हुए हैं और उसकी रंग उड़ चुकी शर्ट और शॉर्ट के नीचे ये अटपटे दिखाई देते हैं। अब वो क्या बोलता है कि समवन गेम देम टू मी, कि किसी ने मुझे ये दिए थे। ये जो जूते हैं, देम है वो शूज के लिए आया है कि किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन के वे में कहता है, एक स्पष्टीकरण के रूप में वो कहता है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो देखो क्या बताया अनीस जंग ने कि the fact that, तथ्य यह है कि they are discarded shoes of rich boy of some rich boy, कि ये जो जूते थे वो discarded मतलब छोड़े हुए जूते, एक तरीके से ठुकराए हुए जूते। some rich boy, कि किसी अमीर लड़के के द्वारा ये ठुकराए हुए जूते हैं। Who perhaps refused, जिसने शायद रिफ्यूज कर दिया था, इनकार कर दिया। To wear them, उनको पहनने से, उन जूतों को पहनने से, because of a hole in one of them, कि इनमें से एक के अंदर छेद हो जाने की वजह से, होल हो जाने के कारण शायद जिसने पहनने से मना कर दिया और वो छोड़े हुए जूते थे। Does not bother him, जो उसको, हिम है वो साहिब के लिए आया है कि जो उसको यानी साहिब को बॉदर नहीं करता, जो साहिब को परेशान नहीं करता है। ये जो छेद है वो साहिब को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, उसको वो जूते बहुत पसंद आए। लेकिन जो रिच बॉय था जिसके ये जूते थे, उसने इस छेद के कारण जूतों में उस जूते को पहनने से उसने इनकार कर दिया और वो उसको मिल गए। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, कि फॉर वन किसी एक व्यक्ति के लिए, हु हैज वॉक्ड जो कि वॉक्ड यानी जो कि चलता है, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, कि जो कि बेयरफुट चलता है।
फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, कि फॉर वन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बेयरफुट चलता है, मतलब नंगे पैर चलता हो, इवन शूज विद ए होल इन इज ए ड्रीम कम ट्रू, कि इवन शूज उसके लिए जो जूते होते हैं विद ए होल, एक होल के साथ, छिद्र के साथ में जो जूते होते हैं, इज ए ड्रीम कम ट्रू, ये एक सपने के सच होने जैसा होता है। तो देखो इसमें बताया है कि उसको वो जूते तो मिल गए, तो लेकिन अब वो बताया है कि वो जो जूते हैं वो साहेब को परेशान नहीं करे, किसी बच्चे के वो ठुकराए हुए जूते हो सकते हैं। तो इसमें बताया है कि फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, कि नंगे पैर चलने वाले एक व्यक्ति के लिए ये जो होल वाला जूता होता है वो सपने के सच होने जैसा होता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। तो देखो क्या बताया कि बट द गेम, लेकिन ये जो खेल, जो टेनिस देख रहा था, ये जो गेम है, ही इज वॉचिंग सो, जिसको कि वो देख रहा था, सो इंटेंटली मतलब इतने ध्यान के साथ में जिस गेम को वो देख रहा था, वो क्या है, आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से दूर है, उसके पहुंच से बाहर की चीज है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, कि इस सुबह साहेब है वो मिल्क बूथ की तरफ के रास्ते पे था, मिल्क बूथ की ओर जा रहा था, वो मिल्क बूथ वाले अपने रास्ते पे था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथों में स्टील का कनिस्टर है, उसके हाथों में स्टील कनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब वो जवाब देता है कि आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ अब, डाउन द रोड, कि मैं इस रोड पे मतलब इधर सड़क के ऊपर टी स्टॉल पे मैं काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर पॉइंट करता हुआ, दूर की ओर इशारा करते हुए वो कहता है कि मैं दूसरी रोड पे, दूसरी सड़क पे जो चाय की एक स्टॉल है, चाय की दुकान है, वहां पे काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, कि आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपए दिए जाते हैं, 800 रुपए का भुगतान होता है, और मेरा ऑल माई मील्स, मेरे सारे भोजन मिलते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारे जो भोजन है वो मिलते हैं। अब वो अनीस जंग बोलती है कि डज ही लाइक द जॉब, कि क्या उस जॉब को पसंद करता है। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, कि आई सी, मैं देखती हूँ कि उसका फेस है, उसने केयरफ्री लुक को खो दिया है, कि उसके चेहरे ने जो केयरफ्री मतलब जो निश्चिंता का, बिना किसी टेंशन के जो उसके चेहरे पे जो इमोशन था, जो भाव था, इमोशंस थे जो उसके, उन सबको उसके चेहरे ने खो दिया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, कि जो स्टील का कैनिस्टर था वो उस प्लास्टिक बैग की से ज्यादा उसको हैवियर प्रतीत होता था, ज्यादा भारी प्रतीत होता था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको कि जो प्लास्टिक बैग जिसको वो ढोया करता था, उसकी बजाय जो स्टील का कैनिस्टर है वो उसको भारी प्रतीत होता था, जिसे वो बहुत ही अपने कंधे के ऊपर से बहुत ही लाइटली जिसको वो लेके जाता था, बहुत ही हल्केपन के साथ में, जिससे वो अपने कंधे के ऊपर ढोया करता था। उस प्लास्टिक के बैग की बजाय उसको स्टील कैनिस्टर है वो हैवी लग रहा था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग है, बैग की बात बताई जा रही है कि द बैग वॉज हिज, कि वो जो बैग था प्लास्टिक बैग वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, ये जो कैनिस्टर था वो उस आदमी से बिलोंग करता था, उस आदमी का था, हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी की वो टी शॉप थी, जिसकी वो चाय की दुकान थी। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब है वो अपना खुद का स्वामी नहीं रहा। अब साहेब बोलता है, वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेज, कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश है वो अपना मालिक बनने पे जोर देता है, इंसिस्ट करता है, इंसिस्ट होता है जोर देना। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज, वो अनाउंस करता है, घोषणा करता है। अब अनीस जंग बोलती है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, मैं पूछती हूँ। अब वो बोलता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, कि मैं एक कार को चलाना सीख लूंगा, कार चलाना मैं सीख लूंगा। ही आंसर, वो उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए वो उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles, कि his dream, उसका जो स्वप्न है वो looms मतलब घूमता है, like a mirage, mirage होता है मृग मरीचिका, amidst यानी बीच में, the dust धूल of street यानी गलियों की, that fills his town फिरोजाबाद, कि उसका स्वप्न है वो एक मृग मरीचिका के समान, एक मिरेज के समान, फिरोजाबाद जो उसका शहर है उसकी गलियों में
उस फिरोजाबाद की गलियों के अंदर जो भरी हुई जो धूल है उसके बीच में उसका जो स्वप्न है वो लूम्स यानी घूमता है, अस्पष्ट दिखाई है वो देता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो कि अपने बैंगल्स के लिए, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? फिरोजाबाद, जो कि अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, कि फिरोजाबाद के अंदर प्रत्येक दूसरा परिवार है वो चूड़ियां बनाने में नियुक्त है, चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री where families have spent generations working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land. It seems कि it is the center of India's glass blowing industry, कि यह भारत का ग्लास यानी जो कांच है, कांच को आकार प्रदान करने वाले उद्योग का सेंटर है। जो फिरोजाबाद है वो भारत के कांच को आकार देने वाले उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज, जहाँ पे जो फैमिलीज है, परिवार है, वो अपनी पीढ़ियों को स्पेंड कर देते हैं वर्किंग अराउंड फर्नेस, कि जहाँ पे परिवारों ने अपनी जो पीढ़ियां हैं वो भट्टी के चारों ओर काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास कांच को जोड़ते हुए, और सभी महिलाओं के लिए इस पृथ्वी पे, इस लैंड पे यानी इस जमीन के ऊपर सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए अपनी पीढ़ियां हैं वो व्यतीत कर दी, बिता दी है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ज्यादा चूड़ियां हैं वो फिरोजाबाद में बनाई जाती है। चूड़ियों का एक सेंटर के रूप में फिरोजाबाद है वो प्रसिद्ध है। मुकेश के बारे में आया, देखो मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार है वो भी इनमें से एक है। नन ऑफ देम नोज दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो इसमें बताया है कि नन ऑफ देम नोज, उनमें से कोई भी नहीं जानता, दैट कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए यह अवैध है, गैर कानूनी है, लाइक हिम, उसके जैसे बच्चों के लिए, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टियों में काम करना, विद हाई टेम्परेचर, के उच्च तापक्रम के साथ में कांच की भट्टियों में उसके जैसे बच्चों का काम करना है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। उनमें से ऐसा कोई नहीं जानता। इन डिजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जो बिना हवा और प्रकाश के जो डिंजी सेल्स है, मतलब अंधकार से युक्त जो झोपड़ियां हैं उनके अंदर, और हाई टेम्परेचर के साथ ग्लास की भट्टियों में काम करना उसके जैसे बच्चों के लिए इलीगल है, ऐसा उनमें से कोई नहीं जानता। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes. तो देखो, that the law, if enforced, यदि कानून को एनफोर्स कर दिया जाए, यदि कानून को लागू कर दिया जाए, could get him, तो वो उसको भी निकाल लेगा, and all those 20,000 children out of the hot furnace, तो उस गर्म भट्टी से उसको और सभी 20,000 बच्चों को वहां से निकाल दिया जाएगा। यदि कानून है वो लागू हो जाता है तो उनको निकलवा सकता है कानून। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो अपने दिन के जो डे लाइट जो आवर्स है, मतलब दिन के जो घंटे हैं, वहां पे वो मेहनत करते हैं। स्लोग होता है मेहनत करना, क्यों दिन के समय जहाँ वो मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, की और प्राय जो अपनी आंखों की जो ब्राइटनेस है, चमक है, या आंखों की जो रोशनी है उसको खो देते हैं। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, कि मुकेश आई बीम, मुकेश की आंखें वो चमक उठती है, मुकेश की आंखें चमकती हैं। एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम, जब वो मुझे घर की तरफ ले जाने का सुझाव देता है, जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए वॉलंटियर बनता है, मतलब अग्रगामी की भूमिका जब वो निभाता है, तो उसकी आंखें चमक उठती है। विच ही प्राउडली सेज, जिसके बारे में वो गर्व के साथ कहता है, इज बीइंग रीबिल्ड, कि उसको रीबिल्ड किया जा रहा है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अपने घर के बारे में वो प्राउडली बोलता है कि मेरे घर को रीबिल्ड किया जा रहा है, और वो अनीस जंग को घर में अपने घर की तरफ वो लेके जाता है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन choked with garbage, past homes that remain holes with crumbling walls, wobbly doors, no window, crowded with families of humans and animals coexisting in a प्राइमल स्टेट। तो देखो इसमें क्या बताया है कि वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, स्टिंकिंग यानी बदबूदार जो लेन है, गलियां हैं, चोक्ड विद गार्बेज, जो कि गार्बेज से चोक्ड यानी रुकी हुई है, कि कचरे से रुकी हुई उन बदबूदार गलियों में से हम चलते हैं। पास्ट होम्स, उन घरों को पास मतलब घरों से गुजरते हैं। दैट रिमेन्स होल्स विद क्रम्बलिंग वॉल, जो कि क्रम्बलिंग वॉल मतलब टूटी फूटी दीवारों वाली जो होल्स मतलब गंदी जो झोपड़ियां ही हैं, टूटी हुई दीवारों वाली जो गंदी झोपड़ियां ही हैं, उन घरों के पास से हम गुजरते हैं। वोबली डोर्स, उनके जो डोर्स दरवाजे हैं वो वोबली मतलब लड़खड़ाने वाले हैं।
डगमगाने वाले हैं। नो विंडोज, उनमें खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, कि जो परिवार मतलब जो मनुष्यों और जो जानवरों का जो परिवार है, कोएग्जिस्टिंग मतलब साथ साथ रहना इन्हें प्राइमल स्टेट यानी आदिम युग में। तो इसमें बताया है कि खिड़कियों से रहित है उनके घर, जिनमें मनुष्यों और जानवरों के परिवार है वो आदि युगीन युग की भांति ही, आदिकाल के युग की भांति ही कोएग्जिस्टिंग मतलब साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जीते हैं। एकदम मतलब भीड़ भरी हुई है, उससे ऐसे टूटा फूटा झोपड़ी टाइप उनका घर है और उसमें जानवर और मनुष्य साथ में रहते हैं। जानवरों के लिए कोई अलग स्थान नहीं है और एकदम बदबूदार वो गलियां हैं। तो ऐसा उनका जगह है वो बताई है अनीस जंगजी ने। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो he stops at the door of one such house, और इसी प्रकार के घर के दरवाजे पे वो रुकता है। कौन? मुकेश, जो अनीस जंग को अपने घर लेके जाता है। तो इसी प्रकार के एक घर के दरवाजे पे वो रुकता है। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर से उस डगमगाने वाले लोहे के दरवाजे को, बैंग्स मतलब वो धक्का मारता है, अपने पैर से ऐसे चोट मारता है। पुशेज इट ओपन, और इसको पुशेज इट ओपन खोलने के लिए इसको धकेल देता है या फिर धकेल करके इसको खोलता है दरवाजे को, जो उसके घर का दरवाजा है जिसको पैर से वो धक्का मारता है। पुशेज इट ओपन, उसको खोलने के लिए वो धकेलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ड शेक, और हम एक हाफ बिल्ड मतलब अर्ध निर्माण किए हुए एक शेक में, कुटिया में हम एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। In one part of it thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो देखो बताया है कि in one part of it, कि इसके एक हिस्से में thatched with dead grass मतलब जो सूखी हुई घास है उसका thatched होता है छप्पर डालना। तो इसने बताया है कि इसके एक हिस्से में, जो इसका एक पार्ट था घर का, उस एक हिस्से में जो कि सूखी हुई ग्रास के छप्पर से, जो सूखी ग्रास का छप्पर डाला हुआ था, इसके एक हिस्से में सूखी हुई ग्रास का छप्पर था। वहां पे क्या है? इज ए फायर वुड स्टोव, एक वहां पे चूल्हा है। फायर वुड स्टोव होता है चूल्हा। तो चूल्हा कहाँ है? उस चूल्हे वाली जो जगह बताई है उसके ऊपर बताया है कि डेड जो ग्रास है, सूखी घास है, उसका छप्पर है वहां पे। तो इसमें बताया है कि इसके एक हिस्से में जो कि सूखी ग्रास के छप्पर से ढका हुआ है, जिसके ऊपर सूखी ग्रास है, वहां एक चूल्हा है, और जिसके ऊपर एक बड़ा वेसल है, बड़ा मतलब बर्तन है, पात्र है, और सिजलिंग स्पिनेक लीव्स कि पालक की उबलते हुए पालक की पत्तियों वाला एक बड़ा जो पात्र है, बर्तन है, वो उसके ऊपर सीट्स मतलब रखा हुआ है, उस चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। ऑन द ग्राउंड, और जमीन के ऊपर एक बड़ा एल्यूमिनियम की प्लेटर्स मतलब एल्यूमिनियम की थालियां हैं, जिसमें चॉप्ड वेजिटेबल है। मोर चॉप्ड वेजिटेबल मतलब और अधिक कटी हुई सब्जियां रखी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, कि एक दुबली पतली यंग वुमेन, एक दुबली पतली जो युवा जो वुमेन है, औरत है, वो शाम का भोजन है वो पका रही है, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। Two eyes filled with smoke, she smiles, कि two eyes filled with smoke, धुएं से भरी हुई इसकी आंखें हैं। she smiles, और वो मुस्कुराती है। तो इसमें बताया है कि उसकी आंखें, क्योंकि वो चूल्हे पे खाना बना रही है, तो धुएं से भरी हुई आंखें हैं उसकी, तो उन आंखों के माध्यम से, थ्रू होता है माध्यम से, के माध्यम से, तो थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, धुएं से भरी हुई आंखों के माध्यम से सी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट थी, ये जो लाइंस थी वो उन पे ब्लर सा बना हुआ था, तो मैंने ये पेन से लिखे हैं। तो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, के वर्षों में ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब वो उस बहू के बारे में बता रहा है कि वो जो खाना बना रही थी तो वो अधिक उम्र की नहीं थी, उसके साल में वो बड़ी नहीं थी। तो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्षों में अधिक बड़ी नहीं होते हुए भी शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट, कि उसको रेस्पेक्ट दिया जाने लगा, उसने सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया। इज द बहू के रूप में, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, कि उस घर की पुत्र वधू के रूप में, एक बहू के रूप में उसने सम्मान प्राप्त करना शुरू कर दिया।
ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जिसपे पहले से ही 3 आदमियों का चार्ज, मतलब 3 आदमियों की जिम्मेदारी थी, उस पे 3 आदमियों की जिम्मेदारी है, पहले से ही जिम्मेदारी है 3 आदमियों की, 3 लोगों की। उसका हस्बैंड मुकेश और देयर फादर, उनके पिताजी मतलब उसके ससुर जी, इन 3 आदमियों की उस पर जिम्मेदारी है। तो ये देखो ज्यादातर है ये प्रेजेंट में ही है, पास्ट में इसमें बहुत कम चीजें हैं वो आई है, प्रेजेंट में ही पूरा जो चैप्टर है वो डिस्क्राइब्ड है। तो इसमें होता है व्हेन द ओल्ड मैन एंटर्स शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। कि व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो ओल्डर मैन जो बड़ा आदमी एंटर करता है, प्रवेश करता है, शी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, उस टूटी हुई दीवार के पीछे है वो धीरे से चली जाती है, जेंटली यानी धीरे से उस टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे के पास अपने वेल को, घूंघट को ले आती है। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम मतलब जो रिवाज है, जो डिमांड करता है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो डॉटर इन लॉ है, जो पुत्र वधु है, वो पुरुष, जो बड़े बुजुर्ग जो पुरुष हैं उनके सामने अपने चेहरे को घूंघट में रखेगी। तो ऐसा क्या है, उनका वहां पे ढक लेती है, ये उनके वहां का कस्टम है, रिवाज है। किसके सामने? मेल एल्डर्स के सामने। एल्डर यानी जो बड़े बुजुर्ग, और मेल यानी जो पुरुष हैं। तो बड़ी उम्र के पुरुषों के समक्ष, उनके सामने जो पुत्र वधु है, बहुएं हैं, वो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती हैं। इसको मस्ट बताया है, ये कस्टम है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोरिस्ड बैंगल मेकर, और इन दिस केस, इस मामले के अंदर, इस केस के अंदर जो एल्डर है, जो बुजुर्ग है, वो क्या है? इम्पोरिस्ड। इम्पोरिस्ड मतलब एकदम गरीब सा, शक्तिहीन सा, चूड़ियों बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कि इतने वर्षों तक कठिन परिश्रम करने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के रूप में, दर्जी के रूप में। देन ए बैंगल मेकर, और उसके बाद में एक चूड़ियां बनाने वाले के रूप में। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वो अपने घर को रिनोवेट कराने में असफल रहा है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने दोनों पुत्रों को, अपने 2 sons मतलब दोनों पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा है। ऑल ही मैनेज टू डू, देखो, ऑल ही मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। तो इसमें बताया कि ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच, एक बार क्लियर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इसमें फोन में प्रॉब्लम सी दिख रही है मुझे। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। कि all he has managed to do, जितना कुछ भी वो करने में मैनेज कर सका है, मतलब अपने आप से जितना कुछ वो करने में सफल रहा है, या जितना कुछ वो कर पाया है, वो क्या है? टू टीच देम व्हाट ही नोज, जितना वो जानता था उसको सिखा पाना। मतलब वो सिर्फ अपने बच्चों को उतना ही सिखा पाया है जितना कि वो को बनाने की कला, वो क्या थी? चूड़ियों को बनाने की कला। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर है वो समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हम पूछते ही हैं कंटिन्यू, अब स्टार्ट किया हमने पूछना। तो आपको जवाब देना है कि कौन सा कानून है जो बच्चों के लिए ऐसे बना हुआ है, जैसे बताया कि अगर वो कानून लागू हो जाए तो कितने बच्चों को, चलो आप ये जवाब देना कि अगर जो बच्चों से काम करवाना जो इलीगल है, यदि ये जो कानून लागू हो जाता है तो कितने बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है, इस इलीगल काम से कितने बच्चों को छुटकारा दिलाया है वो जा सकता है। और एक आपको बताना है कि मुकेश जब अनीस जंग को अपने घर लेके जाता है तो वहां का क्या एटमॉस्फेयर था, कैसे वो गलियों से गुजरते हैं, कैसे कैसे वहां की जगह थी, उसके बारे में आपको रिप्लाई देना है कि वो जो जगह है, वो एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया है, आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।